हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम प्रोसीड करते हैं आगे और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया की। भारत के अंदर बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा बना कैसे। आरबीआई का गठन तो आप लोगों ने देख लिया था। अब आरबीआई इकलौता पूरे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं संभाल सकता। ऑब्वियस सी बात है, हमें हर एक छोटे बड़े एरिया के अंदर, रीजन के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जिससे लोग अपने पैसों को संभाल कर रख सके, पैसों को मल्टीप्लाई कर सके, लोन मिल सके उनको। तो उसके लिए पूरे का पूरा देश में हमारे बैंकिंग सिस्टम कैसे इमर्ज हुआ है, इसको देखते हैं। इंडिया के अंदर आप बैंक्स को ना मेजरली कैटेगराइज कर सकते हो 3 कैटेगरीज में। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 ब्रॉड कैटेगरीज। एक होते कमर्शियल बैंक्स, दूसरे होते कोऑपरेटिव बैंक्स और तीसरे होते डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, सबके बारे में हम जानेंगे। ये ब्रॉडर कैटेगराइजेशन है। ठीक है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स। समझते हैं एक का मतलब। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स के बारे में काफ़ी डिटेल तरीके से। कमर्शियल बैंक्स के अंदर 2 प्रकार के बैंक होते कमर्शियल बैंक ही हैं। आगे प्रीफिक्स 2 तरीके के लगे होते हैं, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और नॉन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं? कोई भी बैंक, हाँ ठीक है, वही बता ही रहा हूँ कोई भी बैंक एक स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक तब कहलाता है जब वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत उसके सेकंड स्केड्यूल के अंदर लिस्टेड हो। अब जैसे गौरव, इसमें शरिया हम लोग पढ़ते हैं ना लक्ष्मीकांत में, जब हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो फर्दर कैटेगराइज हैं टू वेरियस काइंड ऑफ स्केड्यूल, है ना। और एक स्केड्यूल के अंदर बड़े सारे पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। ऐसे ही आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत बड़े सारे स्केड्यूल हैं इस एक्ट में। उसके सेकंड स्केड्यूल में स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को डिफाइन करा गया। ठीक है, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं उनकी रेगुलेशन होती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। यहीं पर बस आपको यूपीएससी ट्रैप करने की कोशिश करेगा। इनका मतलब ये होता है वो बैंक जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड स्केड्यूल में लिस्टेड हो, लेकिन इनकी रेगुलेशन जो है उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ठीक है, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बड़े सारे बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं। ये आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस कि हमारी मदद कर दो, हम डूबने वाले हैं, दिवालिया घोषित होने वाले हैं, या हमें अपनी ब्रांच को, अपने वर्क को एक्सपेंड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, आपकी मदद चाहिए पैसों की टर्म्स में। तो दे कैन अप्रोच आरबीआई फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एट बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत। फाइनेंशियल असिस्टेंस आरबीआई कोई ग्रांट तो देगा नहीं। आरबीआई हमेशा क्या देता है बैंकों को? ग्रांट देता है कि लोन देता है? लोन देता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में अगर उसको बचाना ही पड़ जाए किसी बैंक को, तो वो लोन नहीं देगा, उसका इसमें पूरे का पूरा मालिकाना हक ही रख लेता है अपने पास, फिर, है ना। वो कहता है बेटा जी लिया तुमने, जितना जीना था निकलो। तो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई से फाइनेंशियल असिस्टेंस किस फॉर्म में मांग सकते हैं? लोन ले सकते हैं, है ना। अब लोन 2 प्रकार के होते हैं, बताओ। एक में कोलेटरल रखना पड़ेगा, एक में कोलेटरल नहीं रखना पड़ेगा, राइट, याद है। और बैंक क्या कोलेटरल रखते हैं? मतलब बैंक का चेयरमैन क्या श्रेय अपनी मम्मी के ज्वेलरी वगैरह ले आता है गिरवी रखवाने आरबीआई के पास, सिक्योरिटीज।
ठीक है। और अल्टीमेटली उन सिक्योरिटीज को फिर परचेज कौन कर लेता है लोन देने के लिए? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को। शेड्यूल्ड इसके ये सॉरी सिक्योरिटीज को गिरवी रखने का मतलब क्या है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं? आरबीआई को बोल रहे हैं तुम इन सिक्योरिटीज को क्या करो, हमसे खरीद लो, ठीक है। However, they are bound by certain obligations, और ये ऑब्लिगेशंस आप बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो। इनको कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, खुद के पास पैसा, आरबीआई के पास पैसा, जिसको दो फॉर्म में बोलते हैं हम लोग, कैश रिजर्व रेशियो, और जो खुद के पास रखना पड़े मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा, वो उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। याद है? एज पर द आरबीआई मैंडेट। बैंक ये बोल सकते हैं हम बाद में कर लेंगे ये वाला काम, बिल्कुल नहीं। तो कमर्शियल बैंक्स दो कैटेगरीज में, ब्रॉडर कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं, एक स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और दूसरे नॉन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हमारे देश में 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक। नाम से ही क्या पता लग रहा है? कौन कंट्रोल करेगा इनको? मतलब ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं बेसिकली। कंट्रोल तो हर बैंक को आरबीआई करता है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पूछा आपसे। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स, ये फ्री हैं, मतलब अपने काफ़ी हद तक रूल्स एंड रेगुलेशंस में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है इतनी ज़्यादा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? उसके बाद प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स, इसमें इंटरफेरेंस 90% केसेस में मैं ये कह सकता हूँ हमारे देशवासियों की ही नहीं है। ये बाहर की किसी कंट्री के बैंक है जिनकी ब्रांचेस हिंदुस्तान में आकर बनी हुई हैं, कह सकता हूँ। उसके बाद अच्छा, ये वाले जो बैंक होते हैं ना श्रेया, ये आपको ना गुड़गांव में देखने को मिल जाएंगे, और कैनॉट प्लेस आपने जगह सुनी होगी दिल्ली में, वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। हाँ, बड़े सारे मतलब बैंक्स होते हैं, बाहर के होते हैं, जैसे कुछ अमेरिकन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एमएनसीज इन्हीं में बनाती हैं अपना काम, क्योंकि एक्चुअली हो सकता है कि इनकी ऑफशूट ब्रांचेस उस कंट्री में लोकेटेड हो, तो उन्होंने वहाँ खुलवा लिया हो ब्रांच, ऐसा होता है ना। और रीजनल रूरल बैंक्स, इन सब में से मैं आपको बताऊं हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये पता है, इतना इजी है ना ये जो टॉपिक है ना, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इतना इजी है, लोग उसको पढ़ के नहीं जाते हैं। फ्री के नंबर बांटने को तैयार है यूपीएससी इसमें, पता है क्यों? मनी एंड बैंकिंग फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, सेकंड है नेशनल इनकम, वो इसी में से बनाता है जनरली क्वेश्चन। अब वो रेट पूछ कर ना थक गया है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बनते हैं, अब एप्लीकेशन बेस्ड बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो भी डुएबल होते हैं। ये तो इतना ईजी है, जिसमें आप खुद सोच के देखो यार, बैंक जिस वे में फंक्शन करते हैं श्रेया, तो वो उसी वे में तो पूछ पाएगा। मतलब अगर आरबीआई कुछ यूपीएससी अगर एसबीआई के बारे में कुछ पूछना चाहता है, तो अपने मन से थोड़ी ना क्वेश्चन बनाकर पूछ लेगा, कुछ भी जैसा वर्क करता है वो वैसे तो पूछेगा ना। लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं है, तो उनको क्वेश्चन टफ लगता है। ये फ्री के मार्क्स हैं आपके, ये फ्री के बिल्कुल। इस टॉपिक को अच्छे से पकड़ लो, कमांड बना लो इसके ऊपर अपनी, और अगर इससे प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप देखना आपको कितनी खुशी होगी एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर, और वो सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक 2 तरीके के होते हैं। एसबीआई, आप कहोगे एसबीआई एक तरीका है, कैटेगरी है? यस, एक कैटेगरी है। दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक्स। बैंक्स को सबसे पहले नेशनलाइज किसने करा था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी, है ना। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, याद है, पढ़ा था ना हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली बुक में। और इसी के बाद उन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया था इसके साथ ही, जब बैंक्स को नेशनलाइज करा था, प्रीवी पर्स को भी अबॉलिश कर दिया था, प्रिंसली स्टेट्स को जो खर्चा मिलता था। याद आया श्रेया? गौरव बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, धीरे धीरे करते सब सीख जाओगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स, इसके अंदर हैं ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फिर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, एक स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करें, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? दो कंडीशन है। नंबर 1, अच्छा, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के कौन से शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं? सेकंड, और इनकी रेगुलेशन भी क्या आरबीआई 1934 से निकल कर आती है क्या? नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, वो आरबीआई एक्ट नहीं है गौरव, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो, ठीक है। अब देखो, अब श्रेयम ये पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, शांत दिमाग से सब लोग। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को अगर आपको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलना है, एससीबी बोलना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है? नंबर 1, दे शुड हैव पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, इनके पास पड़े हुए इतने पैसे, और एकदम से अगर हम इनको बोले तो इनके पास लिक्विड कैश पड़ा हो मिनिमम 5 लाख। 5 लाख से एक चवन्नी भी कम नहीं। यानी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को ओपन करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए? मिनिमम 5 लाख। उसके बाद इनको ना आरबीआई को एक चिट्ठा देना होता है इसमें, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को। उस चिट्ठे में इनको अपनी फंक्शनिंग, अपना काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कुछ आरबीआई को बताना होता है। और श्रेया, वो इस कदर बताना होता है कि आरबीआई को ये सेटिस्फाई कर दें कि जो भी इनकी वर्किंग है, वर्किंग कंडीशंस है, जिस प्रकार से काम करेंगे, वो किसी भी मैनर में जो डिपॉजिटर्स हैं उनका भट्टा नहीं बिठाएगी। यानी कि डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट सुनिश्चित रहेंगे। तो आरबीआई इनसे ना गौरव सवाल जवाब भी करता है कुणाल बहुत ज़्यादा, कि बताओ, अगर सिचुएशन रखता है उनके सामने केस स्टडीज जैसी ना, कि बताओ ज़रा कि अगर इन केस ये डूबा या तुम रेपो रेट अगर ज़्यादा हो गया उस टाइम पर, अगर तुम नहीं ले पाए दोबारा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट नहीं दे पाए, अगर तुम डूबने लगे, बताओ तुम्हारे पास बैकअप प्लान क्या क्या है, तुम्हारे पास कितने रिजर्व्स हैं गोल्ड के, सिल्वर के, पेड अप कैपिटल कितना है तुम्हारा, क्या करोगे उसमें, क्या स्टेप्स लोगे। आरबीआई को इनको दिलासा दिलानी ज़रूरी है, सेटिस्फाई करना ज़रूरी है कि इनके जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं ये इस प्रकार से काम करेंगे, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट प्रभावित नहीं होंगे। ये सेकंड कंडीशन आरबीआई ने क्यों रख रखी है बताओ? ये बहुत वेग सी चीज़ नहीं है सेटिस्फाई करना आरबीआई को, बताना ज़रा। अब आप जाकर बोलो सर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलना 5 लाख रुपए है मेरे पास, तो आरबीआई पूछे आप यहाँ पर क्यों आए हो? आपको सेटिस्फाई करने आए हैं, बताओ कैसे होगे? बहुत वेग चीज़ है ना। लेकिन ये सेकंड कंडीशन आरबीआई ने डाली क्यों बताओ? कि इनके अफेयर्स शुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। क्यों? इस लाइन का मतलब क्या है पहले मुझे बताओ, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस? हाँ ठीक है, ट्रस्ट, किसका ट्रस्ट? डिपॉजिटर्स का। मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है आप सबको श्रेया, कि अगर आरबीआई या कोई भी, आरबीआई तो चलो छोड़ो, आरबीआई तो चलो सबका पिताजी है बैंकिंग सेक्टर में, कोई भी जो बैंक है, मैंने आप सभी को बताया था, वो अगर डूबता है ना, हमें देखने से लगता है कि बैंक ही तो डूबा है, क्या हो गया। लेकिन अब बता दो मुझे ज़रा, यूपीएससी 2018 में प्रीलिम्स में एक वर्ड भी कोट कर रहा था इसके ऊपर, बताओ लोगों का क्या बिगड़ जाता है उससे? क्या बात है, बढ़िया। हल्की फुल्की 4-5 लोगों की भी बैंकिंग हैबिट अगर खराब हो जाए, लोगों की ये साइकोलॉजी खराब हो जाती है कि बैंक अच्छी प्लेस नहीं, इससे कुछ प्रभाव पड़ता है इसलिए इकोनॉमी पे? बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ना कि यार वो 5-5 करोड़ वाले बंदे हों, किसी का पैसा फंस गया हो, हर किसी को क्या सुझाव देंगे बताओ? अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने भाइयों को, अपने घर वालों को क्या बोलेंगे? पैसा कहाँ सबसे ज़्यादा सेफ रहता है? घर की तिजोरी में।
बैंक तो सब बेकार है। और हिंदुस्तान के परिवार में तो आप चीज़ जानती हो ना श्रेया, एक कोई भी घटना हो जाए तो सदा बाहर जनरेशन वही चलती रहती है। अरे तुम्हारे दादा के येस बैंक में पैसे अटक गए थे 5,000 रुपये, मत डालना कभी बैंक में पैसे। फिर प्राउडली सुनाते हैं सामने कोई भी जो घर पे जब कोई लोग आता है ना, कि इनके पैसे अटक गए थी, इनके पैसे अटक गए थे, तो उसके बाद जी हमने कभी पैसे नहीं डाले बैंक में, आप ही मत डाला करो। अब सामने वाला पर्सन ये सोचे इसमें कि मेरे पास तो 10 करोड़ का अमाउंट है, उसका ब्याज ही सिर्फ इतना हो जाता है जो मुझे बैंक से मिल जाता है कि मेरा किराया विराया चट्टी फाइनेंस सबका खर्चा निकल जाता है फ्री में, और ये कह रहे कि खींच लो वहाँ से पैसा, घर पे रखो। हिंदुस्तान के आदमी की आदत है कि नहीं, एक कहानी कोई एक रोने धोने को लेकर ज़िंदगी भर रस्ते रहते हैं वो। ये पता है क्यों होता है? बैंकिंग हैबिट ये होती है, और आरबीआई जानता है भली बात इस चीज़ को, वो बिगड़ने नहीं दे सकता। तभी समझ गए श्रेया कुणाल, ये वाली चीज़ क्यों ज़रूरी है कि आरबीआई को सेटिस्फाई करना। और आरबीआई, अब एक बार बता दो ज़रा, जब मैंने बात इतनी गंभीर करी दी है बैंकिंग हैबिट की, आरबीआई निचोड़ लेता होगा श्रेया इनको, है ना, अच्छी तरीके से बिल्कुल पेल देता होगा कि सवाल जवाब कर करके कि जब तक ये त्रस्त ना हो जाए कि भाई सर जी आप बता दो बैंक खोलोगे हमारा कि नहीं खोलोगे, कि हम चले जाएं यहाँ से उठ के। तो उसको बोलते होंगे इसमें, सुरेश उठाओ ये 5 लाख रुपए, ये तो नहीं खोलने देंगे बैंक। अच्छा, जो बैंक जो है इफ दे आर नॉट लिस्टेड अंडर दिस शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल ऑफ तो उन बैंकों को बोला जाता है नॉन शेड्यूल बैंक्स। आरबीआई एक्ट की अमेंडमेंट हो गई है अब तो। अब कौन सा, आपका कौन सी साल का एक्ट है वो, टू 2016। क्यों हुई थी अमेंडमेंट? एक साल पहले क्या हुआ था, किसके बीच में समझौता? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वेरी गुड। भारत के अंदर सभी जो बैंक्स हैं वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही हैं सभी, एक्सेप्ट कुछ गिने चुने लोकल एरिया बैंक्स और कुछ गिने चुने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, सब कुछ आएगा, ये LAB UCB सब आएगा। अभी हमारा मुद्दा है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है। यूपीएससी की स्टेटमेंट बना सकता है कि भारत के अंदर सभी बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं। जैसा कि हम जब पढ़ते हैं तो इसमें आपने भी देखा होगा, किताब से भी अभी तक श्रेया में मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में यही हिंट लगती है ना कि हाँ यार, हम भी मान लेते हैं डिस्कशन में, कई बार हम भी बोल देते हैं कि सारे बैंक दोस्तों वैसे क्या है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है ना। यहाँ पर आपको वो थोड़ा सा प्रिसाइज लेवल की तरफ लेकर जा रहा है कि वो बोल रहा है कुछ लोकल एरिया बैंक्स नहीं होते शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, और कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं होते शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। लेकिन फिर भी अगर वो बैंक हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और आरबीआई की मंजूरी से कर रहे हैं एग्जिस्ट, तो कुछ और चीज़ होती होगी, उनके ऊपर कुछ और कंडीशन होती होगी जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट कर पा रहे हैं ना। बिना आरबीआई के मैंडेट के, या अगर आरबीआई नहीं चाहे तो कोई भी बैंक एग्जिस्ट कर सकता है क्या, बताना जरा। नहीं, इससे हमें एक और हिंट मिलती है कि अगर हमारे देश में कोई भी बैंक अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ना भी हो, क्या उसकी एग्जिस्टेंस सुनिश्चित हो सकती है? वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक नहीं है तो क्या वो फिर भी एग्जिस्ट करेगा, सदाबहार कर सकता है? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, कैटेगराइजेशन है तो ये नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की, और वो कह तो रहा है कि सारे बैंक्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं एक्सेप्ट फ्यू लोकल एरिया बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्या, बताना जरा। शेड्यूल्ड नहीं है फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इनकी एग्जिस्टेंस सुनिश्चित है कि नहीं है? यानी मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, हमारे देश में कुछ बैंक शेड्यूल्ड कैटेगरी के अंदर नहीं है, उनका टाइटल नहीं है ये वाला, फिर भी क्या वो एग्जिस्ट कर सकेंगे? आरबीआई परमिशन देगा उनको एग्जिस्ट करने की कि तुम चला सकते हो अपना धंधा पानी? बिल्कुल देगा, यही पूछ रहा हूँ, ठीक है। और यूपीएससी क्या खिलवाड़ करेगा आपके साथ? वो कहेगा जब तक कोई बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक नहीं है या इतने इतने महीनों के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो आरबीआई क्या करेगा, लाइसेंस छीन लेगा। ऐसे ही देगा ना फंसाने के लिए, इसको ध्यान में रखना। इसलिए मैं आपसे कहता कि टॉपिक बहुत ईजी है, बस जिसने पढ़ नहीं रखा होता तो वो कंफ्यूज होते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंडिया के अंदर जो है ये 5 डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई होते हैं। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स। एक होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
दूसरा नेशनलाइज बैंक्स, तीसरे इंडियन प्राइवेट बैंक्स, चौथे प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स, और पांचवे आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स। हम बात करते हैं सबसे पहले एसबीआई के बारे में, ठीक है। काफी पुराना बैंक, आज़ादी से पहले ही बन चुका था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इसका मालिकाना हक किसके पास था? नाम से क्या पता लग रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। श्रेया, वैसे हम लोगों को ना यहाँ पर कुणाल सारे के सारे फैक्ट पता लग जाएंगे, ठीक है, ये एसबीआई से रिलेटेड। इसका जो नोट है ये काम आ जाएगा श्रेया हमारे, जब हम लोग स्टडी आईक्यू की बुक या स्पेक्ट्रम या जो भी तमिलनाडु वगैरह कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, वहाँ पर इसका जिक्र हम दोबारा करेंगे। आपको कंटेक्स्ट भी पता लगेगा कि एसबीआई क्यों बना, और पूरी कहानी के साथ साथ ये फैक्ट्स कवर होंगे वहाँ पर, ठीक है। अभी के लिए क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की बुक है तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एंगल दे नहीं सकता, इसलिए सिर्फ आपको रॉ फैक्ट्स दे रहा है, ठीक है। इनको याद कर लेना तो वो कहानी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी फ्यूचर में। इसको बोला जाता है, पहले बोला जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये एसबीआई का पहले नाम क्या था? आईबीआई, ठीक है। जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश में थी उस टाइम पर, मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ, 3 प्रेसिडेंसीज चल रही थी हमारे देश में, 3 प्रेसिडेंसी एरियाज थे। बताओ कौन कौन से? ये कलकत्ता, ये बॉम्बे, और ये मद्रास, यही थे, ठीक है। यहां पर ना ये 3 क्या थे, ये आपको दिख नहीं रहा होगा यार, उससे चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर देता हूँ। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, समझ रहे हो ना, मतलब डायग्राम तो दिख ही रहा होगा इंडिया वाला। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इसको ऐसा कर देते हैं, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। ये तीनों क्या हैं? 3 प्रेसिडेंसी हैं। ये तीनों प्रेसिडेंसी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अंग्रेज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एरियाज थे, रीजन्स थे। उनका व्यापार, उनका हिंदुस्तान को लूटना, कब्जा करना, इंडिया को एज अ कॉलोनी बनाकर रखना, इन 3 एरियाज पे अगर कब्जा नहीं होता तो संभव नहीं था। प्लस फॉरेन व्यापार करना समुद्री रास्तों से, इन 3 एरियाज ने अंग्रेज़ों को सक्षम बनाया, क्योंकि ये एक्सेस दे देता है इधर साउथ ईस्ट एशिया तक, और यहाँ पर तो फिर पूरे का पूरा अटलांटिक ओशन से होते होते इंग्लैंड तक, और बगल से निकल जाओ अगर यहाँ पर तो रेड सी से होते होते इजिप्ट के थ्रू मेडिटेरियन सी में पहुँचने के लिए कौन सा कैनाल? स्विस कैनाल, है ना। यहाँ पर ये जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, इनका व्यापार चरम सीमा पर था कि नहीं था? बताओ। व्यापार यहीं से होता था, चरम सीमा पे क्या था? पूरा व्यापार शुरू भी यहीं से, खत्म भी यहीं से, आरंभ भी यहीं था, अंत भी यही था। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? ये तीनों सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पॉकेट्स थी ब्रिटिशर्स की, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ? है ना। व्यापार का सारा लेन देन श्रेय अगर यहीं से हो रहा है, तो इन्होंने क्या सोचा था, जिसको मॉडर्न इंडस्ट्री में अभी नहीं पढ़ा हमने, आगे चलकर श्रेय आ जाएगा वो हमारा। यहाँ पर इन्होंने 3 बैंक डेवलप कर इस्टेब्लिश कर लिए थे। अब क्योंकि ये 3 रीजन्स को क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंसीज ना, तो ये यहाँ के क्या होगा? ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स। पहले मुझे बताओ कंटेक्स्ट समझ में आया कि बैंक यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसीज में क्यों क्रिएट करे गए? किसकी वजह से? मैं एक वर्ड में रीजन क्या दे सकता हूँ कुणाल? वेरी गुड। लेन देन करनी है श्रेया तो यहीं से हो जाएगी, किनारे से, समुद्री किनारे से, इतनी दूर क्या जाना है ना। मद्रास में सामान आया, पैसे लेते कर खत्म करो, शिप वालों को तुम फालतू में वेट करवा रहे हो, तब तक जल्दी जल्दी ट्रेड वगैरह हो जाएगा, कंडक्ट, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जल्दी जल्दी हो जाएगा। पर्सन हमेशा किसके लिए रुका रहता है? अपनी पेमेंट के लिए। पेमेंट देके रफा दफा करो, अगले सामान की डिलीवरी का ऑर्डर दो, मंगवा जल्दी अपना प्रॉफिट, गुड्स, रॉ मटेरियल्स, है ना। ये थी इसके पीछे इसकी आइडियोलॉजी। अब ये 3 प्रेसिडेंसी जो बैंक चल रहे थे ना, इनको मर्ज कर दिया गया।
अगेन अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। तीनों के नाम क्या थे? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। 1921 के अंदर इसको कर दिया गया मर्ज, इन तीनों। ओके, बाद में 1955 में, अच्छा हाँ, जब तीनों को मर्ज करा गया, ये पहले इंडिपेंडेंट बैंक थे, ठीक है, तीनों को मर्ज करके क्या नाम हुआ इसका? इन्हीं तीनों को मर्ज करके नाम हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, एसबीआई इसका मतलब हमने और छोटे टुकड़ों में देखा कैसे बटा हुआ था। एसबीआई का पहले बात है कोई एक अस्तित्व था ही नहीं, है ना, 3 बच्चे थे ये, कलकत्ता वाले, बॉम्बे वाले, मद्रास वाले, तीनों बैंक प्रेसिडेंसीज, है ना, तीनों मर्ज होते हैं, अमेलगमेट होते हैं, और वो बनता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आईबीआई। बाद में साल आगे बीतते हैं कुछ, 1955 का साल आता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, अब देख रहे हैं 1955 का साल आता है, यानी कि देश आज़ाद हो गया इस टाइम तक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज कर दिया गया मतलब इसका कंट्रोल किसने रख लिया अपने अंडर? वेरी गुड, इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार। और इसका नया नॉमेनक्लेचर आता है। गौरव, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म नॉमेनक्लेचर? नामकरण, है ना। इसका नया नामकरण होता है, क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। श्रेया, हमारा एक प्यारा क्वेश्चन ये बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि एसबीआई का जो नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वो किसने दिया? भारत की सरकार ने कि अंग्रेजी हुकूमत ने? क्या बोलेंगे हम लोग? भारत की सरकार ने। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या एक सोलो बैंक था या फिर वो भी एक अमेलगमेशन से बना था? वो अमेलगमेशन से बना था। इससे पहले क्या एग्जिस्ट करता था? 3 सेपरेट प्रेसिडेंसी के बैंक एग्जिस्ट करते थे 1921 में, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, 1921 तक, सॉरी। उसके बाद 1921 में तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आज़ादी के बाद इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज क्या हो जाता है? एसबीआई। लेकिन नाम चेंज होने के साथ साथ एक क्या चेंज हुआ? इसका अस्तित्व। पहले इंडिपेंडेंट रूप से फंक्शन करता था, प्राइवेट लोगों के हाथ में था। इसका मालिकाना हक किसने रख लिया अपने हाथ में? भारत की सरकार ने। ठीक है, 5 साल और आगे बीतते हैं 1960 में। अब ये सरकार के हाथ में था ना, भारत की सरकार के हाथ में था ना, तो एसबीआई ने 7 रीजनल बैंक्स जो थे फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स के, साल देखो श्रेया ध्यान से, 1960, बहुत टाइम पहले प्रिंसली स्टेट्स भारत में इंडिया एज अ यूनियन में मर्ज हो चुके हैं। कितनी थी प्रिंसली स्टेट्स? 565। कुछ कुछ के पास बैंक थे। जो 7 इंडियन प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पर आपको बोली जा रही हैं, जिनके नाम दिए जा रहे हैं, आप ऐसा समझ जाओ, अगर उनके पास बैंक खोलने की व्यवस्था थी तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दे वर रिची रिच, है ना, अच्छे खासे अमीर थे, दे वर रिची रिच बैंक्स। तो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो थे 565 रियासतें। एक तो सबसे बड़ी बात क्या थी, अब इनका सेपरेट एग्जिस्टेंस तो था नहीं, इन प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर लिया गया था। किसके इनिशिएटिव से? सरदार वल्लभ भाई पटेल के इनिशिएटिव से। डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जो प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स थी उनका भी मसला सॉल्व हो गया था ना। 4 जो हम जनरली पढ़ते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। मणिपुर में महाराजा बोधचंद्र सिंह, जम्मू एंड कश्मीर में हरि सिंह। इन सबके इशू जब खत्म हो गए तो क्या देखा गया कि भैया इनके पास कुछ बैंक थे, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी, इन सब की मीटिंग हुई तो इनको ये पता लगा कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो चल रहे थे, सर जी, उन्होंने नेहरू जी से बोला, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह से बोला कि जो अभी तक जो इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स जो थे, उनमें से हमने पता लगाया कि 7 ना बहुत टॉप के रिच स्टेट थे। नेहरू जी ने पूछा भाई कैसे? इन्होंने बोला सर जी आप एक हिंट देख लो, इनके पास अपने खुद के बैंक है अपने रीजन के।
और कल को इन्हीं का तो दबदबा श्रेय ऐसा था कि लोग सेपरेट कंट्री भी बनाने को मान गए थे। जो तीसरा ऑप्शन दे दिया था इनको लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने, या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो या इंडिया ज्वाइन कर लो या अपनी सेपरेट कंट्री बना लो। और आपको ये भी पता होगा यहाँ पर लाइक हैदराबाद के कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम लोग बात करें, निज़ाम की खुद की करेंसी भी चलती थी, मीर उस्मान अली खान की नोट चलते थे बड़े सारे प्रिंसिपल स्टेट्स में। सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं कर रहा, मतलब जितने एग्जाम्पल दो उतने कम है। यहाँ पर तो चलते थे बहुत सारे रियासतों के अपने खुद के नोट और सिक्के, है ना। अब मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ उस पूरी डिस्कशन से, एसबीआई यहाँ पर इन 7 रीजनल बैंक्स का, जिसके नाम अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उनका, और ये 7 रीजनल बैंक जो थे ये पहले प्रिंसिपल स्टेट जो हुआ करती थी उनके बैंक थे, इनका मालिकाना हक एसबीआई ने अपने पास रख लिया। मुझे बताओ एसबीआई के पास ये पावर कैसे आई कि वो किसी भी बैंक को छेड़कर उसका एमलगमेशन करके अपने अंदर उसको ठूस ले? कैसे? ये कर कैसे सकता है एसबीआई? क्योंकि एसबीआई का खुद का मालिकाना हक किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। हाँ, इसके पीछे रीजन था इसका नेशनलाइजेशन। ये क्योंकि नेशनलाइज बैंक है इसलिए ऐसा कर पा रहा है। कल को आईसीआईसी बैंक की अभी जो पूरी की पूरी बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसकी, जो पूरे उसके डायरेक्टर्स हैं, प्राइवेट बैंक है ना आईसीआईसीआई, इतना तो जानते ही होंगे आप सब लोग। ये कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह इनको अमेलगमेट कर लेगा अगर चाहे तो अपनी मर्जी से, लेकिन एसबीआई चाहे तो कोटक को और आईसीआईसी को पूरा संभालेगा अपने अंदर अगर अपनी पे आ गया तो। बिल्कुल, और अभी हम देखेंगे भी आगे चलकर। अभी मतलब मैं कोटक और उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब देखेंगे कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक थे अभी रिसेंटली मोदी सरकार आने के बाद बड़े सारे मेजर जो बैंक्स थे वो एसबीआई के अंदर समा गए। तो एसबीआई एक्वायर्ड कंट्रोल ऑफ 7 रीजनल बैंक्स ऑफ फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इनके नाम आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर नंबर 1, ये हो गया राजस्थान वाला इलाका। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, साउथ इंडिया का इलाका। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मध्य प्रदेश का इलाका। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, कर्नाटका वाला इलाका। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, गुजरात के पास वाला इलाका। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पंजाब के पास वाला इलाका। एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, अगेन दक्षिण भारत। हो गए साथ? सबके आगे क्या लग रखा है? स्टेट बैंक, स्टेट बैंक, स्टेट बैंक। किसने इसका कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में? एसबीआई ने। धीरे धीरे करते करते ये सभी के सभी जो बैंक्स थे, अलॉन्ग विद एक बैंक चलता था उस टाइम पर, भारतीय महिला बैंक, ठीक है, ग्रेजुअली ये भी मर्ज हो गया एसबीआई के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट बैंक, भारतीय महिला बैंक। जो स्टेट बैंक था सौराष्ट्र का, वो 2008 में मर्ज हुआ है एसबीआई के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो है वो 2010 में मर्ज हुआ। बाकी जो 5 जो एसोसिएट बैंक्स थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर नंबर 1, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर नंबर 3, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नंबर 4 एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर नंबर 5, और जो एक एडिशनल बैंक जो ऊपर था भारतीय महिला बैंक। 5 एसोसिएट बैंक्स प्लस भारतीय महिला बैंक्स। साल 2017 में डीमोनेटाइजेशन के बाद, 2016 के बाद इनको मर्ज कर लिया गया एसबीआई। यानी कि अब आप ये कह सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट टाइम में कोई भी एसोसिएट बैंक और ब्रांचेस नहीं है। अब एसबीआई सिर्फ एसबीआई ही है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जोधपुर, इंदौर, भोपाल, पटियाला, ग्वालियर, पंजाब, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और भारतीय महिला बैंक जो कि इसके एसोसिएट बैंक की तरह ही काम कर रहा था, वो भी नहीं है। अब ये सारे के सारे बैंक्स के इंडिपेंडेंट नाम खत्म होकर सब सारी की सारी चीनी एक दूध के कौन से ग्लास में समा गई है? इस दूध के ग्लास का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। अभी आएगा आगे सरकार ने ऐसा क्यों करा।
ये आएगा रीजंस फॉर सच अमेलगमेशन, इसके बेनिफिट क्या थे और सरकार की बेसिकली आइडियोलॉजी की थी कि सरकार ने क्यों बोला ये क्यों करने जा रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये तो नॉर्मल अमेलगमेशन हुई है, अभी तो देखो मेगा अमेलगमेशन अभी होगी। ये तो सिलसिला शुरू हुआ है, खत्म होने का नाम पता है या अभी तक भी नहीं ले रहा है। एसबीआई के जो हेडक्वार्टर्स हैं, इट इज़ लोकेटेड इन मुंबई। प्रेजेंट चेयरमैन आपको याद रखने की जरूरत नहीं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, बैंकिंग एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो देख लेना, ये तो उन्होंने बस क्यूरियोसिटी के लिए डाल दिया, ये तो चेंज होते रहते हैं। एसबीआई इंडिया में लार्जेस्ट बैंक है, ये याद रखना। किस सेंस में लार्जेस्ट है, कैसे लार्जेस्ट है, मतलब इसका मार्केट शेयर अगर हम लोग एसेट्स की फॉर्म में देखें, एसेट्स मतलब समझ रहे हो कि कुछ सिक्योरिटीज़ हैं इसके पास, कुछ पैसे हैं या जो भी है, 23% मार्केट शेयर है इसका। सारे बैंक, अगर सारे बैंकों को साथ में रख दिया जाए, इकलौता एसबीआई के पास पूरा मार्केट शेयर में जितने एसेट्स हैं 23% एसबीआई के पास है इकलौते। बिसाइड्स इट हैज़ शेयर्स ऑफ अराउंड 25% इन द लोन एंड डिपॉजिट मार्केट। 25% सारे बैंकों को साइड रखकर सिर्फ एसबीआई के पास है शेयर्स, और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, सिक्योरिटीज ये वो फलाना टेकना। एसबीआई को हम लोग नेशनलाइज्ड बैंक्स की लिस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? आज़ादी के बाद ही आपने अभी पढ़ा ना 1955 में इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज कर लिया गया था एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज क्यों करा जाएगा? नाम चेंज हो गया था और इंपीरियल बैंक को पहले नेशनलाइज करा जा चुका था। और इंपीरियल बैंक कब जन्म ले चुका था? आज़ादी से पहले 1921 में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। तो इसको हम लोग नेशनलाइज बैंक की कैटेगरी में नहीं डालते, क्योंकि इससे पहले जो नाम चल रहा था ना इसका, हमने उसका नेशनलाइजेशन करा था। अब आप कहोगे बात तो यही हुई ना सर कि नाम अगर चेंज कर दिया तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे तो यही ना कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया है। नहीं, समझने की कोशिश करो। वो जो बैंक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो नाम आपको दिख रहा है, वो नाम हिंदुस्तान के किसी बंदे का, हुकूमत का, सरकार का दिया हुआ नहीं है, ना ही प्रिंसली स्टेट का दिया हुआ है, वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। वो बैंक कंटिन्यूड रहा, उसकी एग्जिस्टेंस बरकरार रही आज़ादी के बाद भी। तब हमने उसका मालिकाना हक किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में अभी तक जो चला रहा था वो ना देकर अपने पास रख लिया। तो फिर वहाँ से शुरुआत होती है हमारा खुद का बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको आप नेशनलाइज बैंक की कैटेगरी में नहीं डालोगे, जो कि हमारी अगली कैटेगरी में आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि नेशनलाइज बैंक क्या होती है। क्योंकि ऑलरेडी राइटर आपसे कह रहा है कि ऑलरेडी जो एसबीआई है, इट इज़ ऑलरेडी अ स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्टेट ओन्ड मतलब इसका मालिकाना हक किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। जब से ये बना है, कब से बना है? एसबीआई कब से बना है? 1955। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना है? 21। अब देख रहे हो चलिए, वही वाली बात है कि सारी चीज़ें पढ़ने से ज़रूरी होती हैं। ये प्रेसिडेंसीज़ के बारे में हम क्या नहीं जानते हैं चला, कितना कुछ पढ़ चुके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, लेकिन आज तक उसने बैंकिंग के कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंसीज़ का जिक्र कभी नहीं करा, अभी तक नहीं करा, मतलब जहाँ तक हमारा कोर्स चला। कुछ चीज़ें क्योंकि इसमें गौरव आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर ही मिलेंगी, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेस्ट चीज़ क्या होती है गौरव हमारी पूरी प्रोफेशन में? कुणाल, A4 शीट्स सबसे प्यारी आपकी दोस्त है, सबसे प्यारी। सारी बुक बेकार है, मेरे सारे लेक्चर घटिया हैं, सब कुछ बेकार है। A4 शीट ही आपके साथ देगा आपका, और वो भी तब जब आपने खुद से उनको लिखा होगा। उससे बेटर आपकी प्रिपरेशन का कोई एलिमेंट नहीं है, कसम से बोल रहा हूँ। मतलब मैं ये कोई बड़प्पन के साथ उसके साथ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे लेक्चर एक तरफा बेकार, सारी NCERTs बेकार, सारी PDF बेकार, लेकिन इन सब से सीख कर आपने जो निचोड़ कर A4 शीट पे डाला होगा और बाद में इसी को कंप्रेस छोटा 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 करते चलोगे और एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ वही डालोगे एक पूरे चैप्टर में जो कि आप भूल रहे हो,
वही आपके फाइनल नोट्स होंगे, जो कि आप भगवान ना करे आपको एग्ज़ाम दोबारा लिखना पड़े, लेकिन जितने बार अगर आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ रहा है उतने बार 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 आपके सिलेक्शन का फाइनल पीडीएफ में नाम आपको जो दिखेगा उसके लिए आपके नोट्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, और नहीं भी दिखेगा तब भी आपने नोट्स नहीं बनाए हैं वो चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो। मैं ये नहीं कह रहा कि नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है, वो नोट मेकिंग करे किस प्रकार से जाती है वो इंपॉर्टेंट है। लिखने वाले नोट मेकिंग को मैं इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ अल्टीमेटली, क्योंकि ये एग्जाम लिखने वाला है, ना कि लैपटॉप में नौटंकी करने वाला कि टाइप करना है, यहाँ से ये फोटो निकाल ली, वो फोटो निकाल ली, पीडीएफ बना दिया, ये वन नोट, तेरा नोट, मेरा नोट, एवर नोट, ये सब बेकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मोर देन 50% शेयर होल्डिंग इन एसबीआई। देख रहे हो भारत की सरकार का कितना भरोसा है एसबीआई पे। तो ये क्यों ना होगा लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। भारत की सरकार के पास कितना फंड होता है, क्या हम ऐसा बोल लें श्रेया, हाफ जीडीपी रख रही है भारत की सरकार एसबीआई के पास। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक लाइन दूं, आप मुझे बताना ट्रू और फॉल्स। SBI has branches in other nations too. That is, there exists what is called as overseas branches of SBI. True or false? जो चीज़ मेंशन नहीं एग्जिस्ट नहीं करती। देखो प्राइवेट सेक्टर के फॉरेन बैंक्स को हम लोग अलाउ कर रहे हैं अपने देश में, भले वो प्राइवेट सेक्टर के, लेकिन फॉरेन बैंक्स को अलाउ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बैंक इतना नाम नहीं कमा पाएगा। इसकी अगर इतनी बड़ी खपत है, इतनी बड़ी होल्डिंग है, लार्जेस्ट बैंक है, इसकी एक भी ब्रांच नहीं होगी फॉरेन में। सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, सारे के सारे देख लो, बहरीन, बहामास, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इतना काफ़ी है। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं इससे, अब बताओ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कोई बात नहीं, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सारी जितनी भी होती है आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि खुद बुक से पढ़ना कभी कभार सफाइस नहीं करता, क्योंकि बात वही है ना, मैं ये लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं प्रिपेयर करके आता हूँ वो मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिलीवर करना। अब अगर ये स्टेटमेंट आ जाती शरीर को, टाइम वेस्ट करवा सकती थी कि नहीं करवा सकती थी। हम सोचते थे कि मालिकाना गैस सरकार क्यों खोलेगी फालतू में, लेकिन हमारा कंसेप्ट ना डगमगा जाता है। भाई यहाँ पर सरकार की बात नहीं है यार, अपना बिजनेस क्यों नहीं एक्सपेंड करवाएंगे बैंक का, जब लार्जेस्ट बैंक है तो। हमने इनको अलाउ कर रखा है यहाँ पर, ये भी तो अपना बिजनेस ही कर रहे हैं, घाटे में खोल के बैठे हैं करंट प्लेस और गुड़गांव में, नोएडा में अपना बैंक है, पागल थोड़ी ना वो। तो हम भी अगर बाहर, अगर इतनी सारी कंट्रीज़ के अंदर अगर ये बना रहे हैं अपनी ब्रांचेस वगैरह, ये देखो ऑस्ट्रेलिया है, बहामास है, बहरीन है, बांग्लादेश है, फ्रांस है, चाइना है, जर्मनी है, इजराइल है, जापान है, मालदीव्स है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, लंदन है, ऐसे ही खोल के बैठे हम, ये पागल हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है भयंकर लेवल पे इसका। मतलब बिजनेस इन द सेंस में समझ जाओ, जेब भरने की बात नहीं कर रहा, एज अ बैंकिंग सेक्टर वो अपना नाम बना रहा है।
लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है। स्विस बैंक में और इधर उधर के बैंक में लोग क्या ऐसे ही अपना अकाउंट खोल लेते हैं? ट्रस्ट है तभी तो खोलते हैं ना। और स्विस बैंक को फायदा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग उसके पास अकाउंट खोलते हैं जाकर, कि घाटे में चल रहा है स्विस बैंक। टॉप की टॉप मूवीज आप सुन लो, कोई भी इंडिया की किसी भी कंट्री की उठाकर, इंटरनेशनल लेवल पे किसी के भी पैसों को ठिकाना लगाना है तो कौन से बैंक का जिक्र होता है? स्विस बैंक। ठीक है, उसके बाद अच्छा, वर्ल्ड बैंक में प्राइवेट इंडिविजुअल अकाउंट खोल सकते हैं श्रेया? पक्का? सोच लो, स्विस बैंक में खोल सकता है? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।